नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बोलेरो नियो के बारे में। अब आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बता चुके होंगे कि टीयूवी 300 है कि टीयूवी 300 नहीं है। कुछ लोग साबित कर चुके होंगे कि नहीं है, कुछ लोग साबित कर चुके होंगे हैं। उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करते हैं यहाँ पे। मोटा मोटी बात ये है कि टीयूवी 300 पे ही बेस्ड ये गाड़ी है। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हैं और नाम जो है वो बदल दिया गया, बोलेरो नियो कर दिया गया है। लेकिन गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर, ड्राइविंग में कैसी, इन सब की बात करते हैं। और गाड़ी में एक और ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत जिक्र किया जा रहा है, वो है MLD, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। अब मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल एक्चुअली है कि अगर आपको इन डिटेल वो जानना है, सिर्फ वो जानना है, तो आई बटन पे जाइए और वहाँ पे एक वीडियो है, मैंने बहुत पहले बनाई थी, वो जाके आप देख सकते हैं। आई बटन पे ही आपको महिंद्रा थार ऑफ रोडिंग वाली वीडियो मिलेगी जिसमें MLD BLD सब एक्सप्लेन किया मैंने, वो भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको MLD हल्का सा डेमोस्ट्रेट करके बता दूंगा और TUV के साथ में MLD की एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आपको सुना दूंगा। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 बटन आपके पास में यहाँ पे लॉक, अनलॉक और ये जो आप देख पा रहे हैं अलार्म बटन है। बेसिकली इसको जब आप दबाएंगे और गाड़ी अगर कहीं दूर खड़ी है तो आप लोकेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले आगे देखिए आप, यहाँ पे आपके पास में ये हेलोजन लाइट है, ऊपर DRL है जो मैं जला के दिखाता हूँ। ये DRL है, पहले नीचे आया करती थी। हेलोजन लाइट है, काफ़ी अच्छा थ्रो एक्चुअली लाइट का है। रात में भी चाहे वो हाई बीम पे हो चाहे लो बीम पे, दोनों पे थ्रो बहुत अच्छा है। और इधर आपके पास में जो है कॉर्नरिंग लैंप है। हालांकि कॉर्नरिंग लैंप बड़े अजीब से चलते हैं, दोनों साइड के एक साथ जल जाते हैं। ये आपका इंडिकेटर है। नीचे यहाँ पे आप फॉग लैंप देख पा रहे हैं। आगे ग्रिल जो है इसको चेंज किया गया है। कई मायनों में यहाँ पे जो है बोलेरो बनाने की कोशिश जरूर की गई, जिसमें से एक जो एलिमेंट है वो यहाँ पे चेंज करके, ग्रिल चेंज करके बोलेरो जैसा लुक देने को कोशिश की गई है। फिर आप ये जो ब्लैक यहाँ पे क्लाइडिंग देख रहे हैं थ्रू आउट जो रन करी है, बोलेरो को थोड़ा सा सिग्निफाई करती है। और ये जो ब्लैक इंसर्ट्स हैं ये भी थोड़े थोड़े बोलेरोइश जो है वो लगते हैं। बाकी आपके पास में वही जो TUV में पहले टायर्स आते थे, व्हील्स आते थे, वही यहाँ पे है। 215/75 R15 ये साइज़ है। टायर्स काफ़ी चंकी मोटे हैं और वही इसकी ख़राब सड़कों पे राइड को बहुत ही बेहतर बनाते हैं। हालांकि व्हील्स जो हैं वो छोटे हैं, बट ऑफ रोड के हिसाब से जो है कोई भी शायद कंप्लेन इसमें नहीं करेगा। जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ गाड़ी की, उस हिसाब से आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे। पीछे आते हैं, आपके पास में यहाँ पे रिवाइज टेल लैम्प्स है, थोड़े से अलग हैं। पहले वाले शायद रेड नहीं दिखा करते थे, आई डोंट रिमेंबर, बट वो थोड़े से ये चेंज यहाँ पे है। अभी भी यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर ऐसे अलग कलर के हैं और थोड़े से ऑड यहाँ पे लगते हैं। N10 बैजिंग है जो कि टॉप एंड वेरिएंट को सिग्निफाई करता है। N10 नाम का एक और वेरिएंट आता है जो कि जिसमें MLD नहीं आता है, इस वाले में MLD आता है। MLD आता है या नहीं आता है इसका कोई भी विजुअल जो है आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप नीचे झुकें गाड़ी के और बेसिकली आई डोंट नो मेरा कैमरा दिखा पाएगा आपको, बेसिकली ये देख पा रहे हैं, ये इस तरफ ये जो नट दिख पा रहा है, थोड़ा सा अगर नट हल्का सा इस तरफ है तो बेसिकली उसमें MLD है। और अगर वो नट जो है एकदम सीधा नीचे है तो MLD नहीं है। थोड़ा इस तरीके का ही आपको, इस तरीके से ही आपको पता चलेगा, और एल्स आपको ऑफ रोड ले जाओगे तब पता चलेगा, जिसकी अभी ले जाके बात करेंगे हम आगे की तरफ कि MLD कैसे कहाँ काम कर रहा है। बोलेरो नियो ये बैजिंग है, ये नहीं है। यहाँ पे TUV 300 पहले लिखा था। अब TUV 300 और MLD की मैं आपको बात बता रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहा था। बेसिकली आया कुछ TUV 300 ओनर्स जो थे, इनिशियल जब TUV 300 आई थी, उन्होंने शिकायत की कि उनकी गाड़ी की व्हील स्पिनिंग हो रहे हैं। हल्की फुल्की ऊंचाई पे भी गाड़ी चढ़ती है तो एक टायर जो है सारी पावर दे देता है और बाकी टायर को पावर मिल नहीं रही है, मतलब बेसिकली गाड़ी आगे चढ़ना बंद कर देती है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भैया कुछ सॉल्यूशन दिया जाए उनको। तो सस्पेंशन जो थे उनको थोड़ा सा, मतलब सस्पेंशन का ट्रैवल बढ़ जाए, आर्टिकुलेशन बढ़ जाए, वो चीज़ें भी की गई। फिर बाद में कुछ ओनर्स को एक्चुअली MLD किट प्रोवाइड किया गया। तो नीचे वाला जो लाइव एक्सल देख रहे हो, रियर एक्सल, वो एक्सल चेंज करके वो MLD वाला दे दिया गया। उन ओनर्स के तो भैया मजे हो गए क्योंकि उनकी गाड़ी MLD की वजह से बहुत ज़्यादा केपेबल हो गई। हालांकि ये सॉल्यूशन सबको नहीं दिया गया, जो ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, उन्हीं को ये सॉल्यूशन दिया गया था। कुछ लोगों का सिर्फ जो है सस्पेंशन चेंज करके उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश की गई थी। वो TUV का केस था। अब नाम बोलेरो हो गया है तो MLD जो है वो आपको एज एन ऑप्शन एक वेरिएंट में मिलता है। मुझे लगता है कि सारे वेरिएंट में एज एन ऑप्शन जो है MLD दिया जाना चाहिए था। फॉर अ प्राइस ऑफ 30 प्रॉब्ली 25-30,000 एक्स्ट्रा में मिल सकता है, क्योंकि MLD का किट अगर आप चेंज करके पूरा लगवाना चाहो तो आई बिलीव उसकी भी प्राइस जो है 65-70 हज़ार के रुपए के आसपास ही होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हो गई बाहर। अब चलते हैं अंदर। पहले आपको इंजन दिखा देता हूँ मैं। चाबी एक्चुअली 2 तरह की, एक बताना भूल गया। ये दूसरी चाबी जो है वो डमी की है, जिसमें रिमोट अनलॉक लॉक वाला सिस्टम नहीं है। जो लोअर वेरिएंट आएगा उसमें भी ऐसी चाबी मिलेगी आपको, बट इससे भी आप अगर खोलना चाहे तो आप बेसिकली इस तरीके से खोल सकते हैं। बट ये अलार्म बजेगा क्योंकि आपने लॉक वैसे की थी, तो आपको ऐसे ये अलार्म शांत करना पड़ेगा। प्रॉपर गाँव के आसपास लेके आऊँ मैं रिव्यू करने के लिए, ताकि आपको फील रहे। ओ भाई बहुत भारी है ये, एक्चुअली काफ़ी भारी है। 1.5 एमहॉक जो इंजन है वो ये है, और 100 bhp की पावर और
260 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। BS6 में 240 देता था शायद, अब ये 260 Nm का टॉर्क देता है। 3 सिलेंडर डीजल इंजन है और ये मेरे ख्याल से चेंज किया जा सकता था। 2.2 एमॉक भी इसमें दिया जाता तो क्या पता वो थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार हो सकता था, और ज़्यादा पावरफुल हो सकता था, और ज़्यादा इसको अर्बन सेंट्रिक भी बना सकता था। जो लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज़ में हैं और यूजुअली बहुत ही ख़राब सड़कों पर जाते हैं, उनके लिए फिर वो और ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। वो रिफाइनमेंट भी जो है उसका ज़्यादा बेहतर था, बट फिर कॉस्ट भी बढ़ जाती। फ़िलहाल यही है और चलते हैं अंदर। गाड़ी कर देता हूँ मैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हुए अच्छा खासा वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होगा। नॉट जस्ट दैट, ये गियर लीवर जो है कंटिन्यूसली हिलता रहेगा। आई डोंट नो ये आपको कैमरा मिलता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये कंटिन्यूसली एक मूवमेंट जो है वो करता रहेगा। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की हम बात कर लेते हैं कि किस तरफ कहाँ पे क्या दिया गया है। इस तरह से शुरुआत करते हैं। दरवाजे में आपको बेसिकली कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जो मतलब फंक्शनल या कुछ है, बस आपके पास में ये लॉक अनलॉक जो है वो बटन यही है। सारे दरवाजे जो है ओके मेरा हाथ इसमें फंस गया है। सारे दरवाजे जो हैं यहीं से लॉक अनलॉक जो है वो आप कर सकते हैं। ओके ये हो गया है। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो देखो क्या है, ये रगेड है कई तरीके से नेचर में। तो देखो यहाँ बहुत सारा गैप वैप है, तो इधर मिट्टी विट्टी भी गिर जाए, पानी वानी भी गिर जाए, तो उस हिसाब से डिज़ाइन की गई है। तो आप इसको बाकी मिनी SUV चाहे वो XUV 300 हो, ब्रेजा वेजा हो, उसके साथ में इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये काफ़ी रगेड नेचर के हिसाब से जो है डिज़ाइन की गई है। कई जगह फिट एंड फिनिश जो है उसके लेवल अच्छे नहीं होंगे, आपको मिनी SUVs जैसे नहीं लगेंगे। भूल जाओ Hyundai की जैसे फिट एंड फिनिश तो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज इसका वो पर्पज़ ही नहीं है, ये दूसरे पर्पज़ के लिए बनी हुई है। यहाँ पे आपके पास में बॉटल होल्डर है एक, ये छोटा सा स्पेस है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। इन दिनों मास्क का चलन है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इधर आपके पास में कुछ बटन्स है, बेसिकली ये हेडलाइट लेवलिंग, ये आपका ORVM जो है उसको इलेक्ट्रिकली आपको एडजस्ट करना हो तो फोल्ड नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो। ये एको मोड जो है वो एको नहीं इको मोड ही करेक्ट रहा मेरे को। यहाँ पे आपके पास में जो है ये डिफॉगर है वो है। यहाँ पे इवन इंजन स्टार्ट ऑफ जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो है। एक शिकायत मुझसे ये है कि एक तो ये उतना जो कहते हैं ना बढ़िया काम भी नहीं करता है बहुत ही फिनिश तरीके से, और इसको कितनी बार भी बंद कर दो आप, जितनी बार भी गाड़ी ऑन करोगे बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। इधर नीचे आपके पास में फ्यूज़ बॉक्स जो है वो है, यहाँ पे चाबी है जिससे आप स्टार्ट करेंगे। इधर क्रूज कंट्रोल दिया गया है। मेरा ये मानना है क्रूज कंट्रोल की जगह कुछ और दिया जा सकता था। आई डोंट नो इस पर्टिकुलर गाड़ी में क्रूज कंट्रोल कितने लोग यूज़ करेंगे। देखो क्रूज कंट्रोल का नाम लिया और हमारे साथ क्रूज़र जा रहा है एक आगे, उधर अभी खाना खा रहा क्रूज़र। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जो है कुछ भी और प्रॉब्लम दिया जा सकता था। इस तरफ आपके पास में हेडलाइट और इंडिकेटर जो है उसके स्विचेस है। ये स्टीयरिंग आपने थार में भी देखा होगा, टीवी में पहले से यही आता था तो वही यहाँ पे कैरी किया गया है। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली म्यूट सोर्स, कॉल काटना उठाना, म्यूज़िक आगे पीछे करना और म्यूज़िक जो है उसकी वॉल्यूम अप डाउन करना, उन सब चीज़ों के स्विचेस आपको दिए गए हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये MID है। अब MID में आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, वेल इस तरफ आपके पास में स्पीडोमीटर है, काफ़ी सारे वार्निंग साइंस आते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या साइंस आते हैं। एक तो ये थोड़ा सा टाइम लेके चालू होता है, तो बेसिकली DEF DPF वाले साइन, इंजन, ABS वगैरह बहुत सारी चेकलाइट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये आपको बताता है वीयर सीट बेल्ट वगैरह, इनफैक्ट ये बोल के भी बताता है। और ये जो पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट इसमें भी दिखाता है। MID में क्या क्या है वो भी देखते हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। उसके बाद में आप अगली स्क्रीन पाएंगे तो आपको दिखाएगा डिजिटल स्पीडोमीटर, कोई वार्निंग आई हुई होगी तो वो आपको यहाँ दिखा देगा। उसके बाद में सेटिंग्स जो है उसमें एंटर करना हो तो इसको दबा के रखें। क्या क्या सेटिंग्स है आपके पास में, वेल आपके पास में 2 सेटिंग है यहाँ पे। एक क्लॉक की, सिर्फ एक क्लॉक की सेटिंग है, फिर बैक आ जाएं आप यहाँ से। उसके आगे एक सेकेंड, ओके उसके आगे यहाँ पे ट्रिप A है, ट्रिप A की डेटा है कुछ और, ट्रिप B है, ट्रिप B का कुछ और डेटा है। और नीचे ओडोमीटर है और न्यूट्रल गियर वगैरह यहाँ दिखा रहा है। ऊपर टाइम जो है वो यहाँ दिखा रहा है। इधर इंजन टेम्परेचर, इधर फ्यूल कितना है वो दिखा रहा है। ये टेकोमीटर है और यहाँ पे जो है पार्किंग ब्रेक इंगेज है वो दिखा रहा है। पार्किंग ब्रेक हटाऊंगा तो वो हट जाएगा। ओके उसके बाद में इधर वाइपर स्टॉक है और कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर जैसी चीज़ जो है वो आपको नहीं जाती है। स्टीयरिंग अगर आपको एडजस्ट करना हो तो वो आप ऊपर नीचे के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे के लिए आप मतलब ऐसे इस तरीके से एडजस्ट जो है वो नहीं होता है। यही एडजस्टमेंट यहाँ पे है। इधर आते हैं, यहाँ पे आपके पास में है AC वेंट्स। AC अच्छा खासा काम करता है। अच्छी बात ये है कि AC जो टेम्परेचर आप यहाँ पे सेट करते हो उस हिसाब से काम करता है कि भैया एकदम चिल्ड या थोड़ा कम चिल्ड, थोड़ा कम वो, या नॉर्मल या हॉट, उस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कुछ गाड़ी जैसे होंडा वोंडा में क्या होता है कि आप AC को किसी सेटिंग पे रख लो उतनी ठंडी हवा फेंकता है, बस वो फ़ैन जो है उसको एडजस्ट करता रहता है। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे AC का कंप्रेसर बहुत ही अच्छा काम करता है। प्रॉब्लम जो है वो आपको रियर सीट में जाके बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है इससे जुड़ी हुई। इधर आपके पास में म्यूज़िक सिस्टम जो है वो है और ये काफ़ी रिफ्लेक्शन जो है मारता रहता है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा कम रिफ्लेक्शन वाला एरिया है।
यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। डायरेक्ट होम पे आना है तो आप यहाँ से आ जाओ, रेडियो, फ़ोन, कार इन्फो, सेटिंग्स, ये सब चीज़ दी जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं आता है मेरे ख्याल से, ये प्रॉपर बोलेरो नहीं है। महिंद्रा को समझना चाहिए था कि थोड़े से लोग एडवांस हो गए हैं और वो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी चीज़ यूज़ करते हैं तो उनको देना चाहिए था ये। सेटिंग्स में आपके पास साउंड, डिस्प्ले, ब्लूटूथ सिस्टम से जुड़े सेटिंग सिस्टम में क्या है, वेल टाइम, डेट, लैंग्वेज सिस्टम, फैक्ट्री सेटिंग जो है अगर आपको करनी हो तो वो है। और ये सेटिंग में मैं क्यों घुस गया हूँ, यहाँ पे होम पे आते हैं वापस। फ़ोन अगर आपको कनेक्ट करना हो और उससे जुड़ी हुई कोई सेटिंग, कॉल वॉल जो लगाने हो तो यहाँ से कर सकते हो। रेडियो से जुड़ी हुई सेटिंग यहाँ पे है। कार इन्फो में बेसिकली आपको दिखाता है फ्यूल इन्फो क्या है, कोई अलर्ट है या नहीं, DRL ऑन या ऑफ करने हैं, या ई मैनुअल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैनुअल पढ़नी है तो वो सब चीज़ें आपको दिखाता है। डायरेक्ट शॉर्टकट्स आपके पास रेडियो, फ़ोन इन्फो और इक्वलाइजर के भी हैं। इक्वलाइजर में अलग अलग आपको मोड मिलते हैं, वो अगर आपको सेट करने हो तो आप कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी इज़ डिसेंट। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आपको उतना अच्छा पसंद नहीं आएगा, बट आपका यूँ है कि चलो कभी कभार म्यूज़िक सुन लेते हैं तो आप शायद इतना ज़्यादा कंप्लेन उसमें करेंगे नहीं। ये दबा के रखेंगे तो बंद हो जाएगा आपका सिस्टम और यहाँ पे टाइम और डेट जो है वो सिर्फ आगे रह जाती है। हज़ार लाइट इधर आपके पास में AC का मोड, किधर जाना चाहिए हवा, ये ब्लोअर की स्पीड आपको यहाँ से कंट्रोल करनी है तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे AC का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, AC, एको, और यहाँ पे जो है आपका AC जो है उसका रिसर्कुलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो यहाँ दिखा रहा है। ये आपके पास में बाद में ऐसा लगाया हुआ लगता है, बाद में याद आया इनको तो इधर लगा दिया इन्होंने। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। फिनिशिंग अच्छी नहीं है बेसिकली, थोड़ी सी इस वाले मॉडल की तो एक फिर भी ठीक है, एक मैंने और देखा था उसमें तो ये प्रॉपर्ली कटा हुआ भी नहीं था। तो यहाँ USB है, यहाँ ऑक्स है जो कि बेसिकली आपके इंफोटेनमेंट को जाके कनेक्ट हो जाती है। ये आपके पास में गियर लीवर है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा ये, चाहे गाड़ी खड़ी हो, चल रही हो, कुछ भी हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है जिस पे आप हाथ रख के अगर बैठें तो आप सीधा जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं हर एक गियर को, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस पर हाथ रख के गाड़ी जो है वो ना चलाएं। इधर स्पेस है, रिब्ड है ये एरिया, कुछ रखना चाहें तो साफ भी करना चाहें तो इजीली हो जाएगा। हालांकि मोबाइल वोबाइल रखने जैसे बड़े स्पेसेस जो है वो यहाँ पे नहीं है। इधर भी थोड़ा सा रिब्ड स्पेस जो है वो दिया गया है, यहाँ पे 2 कप होल्डर, इधर एक बॉटल होल्डर जितना स्पेस है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। हैंड ब्रेक जो इधर है, ये कंट्रोल्स है आपके पास में पावर विंडोज़ के, कोई भी वन टच अप डाउन पावर विंडो नहीं है। और ये चाइल्ड लॉक रियर पावर विंडोज़ के लिए। इधर आपके पास में ग्लाव बॉक्स है, छोटा है, प्रॉब्ली कागजात आ जाएंगे कुछ और उसके अलावा 1-2 चीज़ आ जाएगी। अभी एक डैश कैम वहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे आप एयरबैग आ रहा है तो कुछ भी टाइप का ऐसा कुछ वो बॉक्स वॉक्स नहीं है, कोई एरिया नहीं है कुछ। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस देना चाहिए था कुछ मोबाइल वोबाइल ऐसी चीज़ रखने के लिए, या पकड़ने के लिए भी दिया जा सकता था। पकड़ने के नाम पे याद आया कि इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल नहीं दिया जाता है, हालांकि उधर पैसेंजर्स को जो है वो ग्रैब हैंडल मिलता है हर तरफ। गाड़ी में 2 ही एयरबैग आते हैं और इधर वैनिटी मिरर जो है वो नहीं मिलता है, और ये एक्चुअली सफिशिएंट भी नहीं है आपको इतना कवर करने के लिए। यहाँ पे ठीक बड़ा है ये, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा सन जो है वो ये रोक लेता है। इधर वैनिटी मिरर जो है वो दिया जाता है, लाइट नहीं दी जाती है। लाइट की बात करें तो यहाँ पे लाइट्स बेसिकली आपको ठीक ठाक ब्राइट मिलती है, ज़्यादा ब्राइट तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक मिलती है, बट ये एडजस्टमेंट जो है वो आप करके किधर आपको लाइट चाहिए वो आप कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है। डे नाइट IRVM जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। ऊपर इधर प्रॉब्ली कुछ मूर्ति वूर्ति रखना चाहें भगवान की ऐसा कुछ, या भी हल्का फुल्का रिब्ड है ये। मैंने अभी यहाँ पे फ़ोन जो है वो यहीं डाल रखे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई है फ्रंट में, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है फ्रंट में। ये एनिमेशन देखो आप, हर एक दरवाजे का प्रॉपर एनिमेशन यहाँ पे दिखाता है। ये देखो, ये बंद हुआ, ये यहाँ पे खुलेगा वापस, और इवन जो यहाँ पे स्पेयर टायर भी दिखा रहा है, और ये खोलोगे तो वो भी उस तरीके से खुलता है, पीछे वाला बूट भी, विच इज़ अ नाइस थिंग। सीट आप एडजस्ट कर सकते हो हाइट के हिसाब से, और ऑब्वियसली रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलाता हूँ, एक्चुअली मेरे ही हिसाब से एडजस्टेड है सीट। दरवाजे बंद नहीं होते हैं एक बार में अगर आप ज़ोर से ना मारो तो। आई एम सो सॉरी, मेरे बैग यहाँ पड़े हैं। ओके, थोड़ा मैंने क्लियर कर दिया है इसको यहाँ पे, और प्रोटेक्टिव लेयर हटा दी है क्योंकि आपको प्रॉपर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैगजीन होल्डर है आपके पास में, और इतना स्पेस यहाँ पे है। आगे 5 फुट 8 इंच मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, पीछे भी मैं 5 फुट 8 इंच का बैठा हूँ, और नीचे पाँव जो है वो भी आप देख पा रहे हो, मैं अंदर ईजिली लगा पा रहा हूँ। यहाँ पे इतना स्पेस है। हेडरूम कोई कमी नहीं हेडरूम में, हेडरूम आप देख रहे हो बहुत सारा है। मेरे ख्याल से पीछे 3 लोग तो नहीं कहूँगा कि बैठ पाएंगे, 3 एडल्ट तो, बट 3 एडल्ट अगर बैठते हैं तो वो अनकंफर्टेबल ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े वो शोल्डर टकराएंगे, बाकी उतना स्पेस है। हेडरूम है यहाँ पे, और नीचे टनल जो है वो भी छोटी है, डिस्पाइट द बीइंग द फैक्ट कि ये रियर व्हील ड्राइव है। तो यहाँ पे टनल जो है वो बड़ी होती तो भी हम कंप्लेन शायद नहीं करते, बट एक्चुअली टनल जो है वो काफ़ी छोटी है। कुछ सब 4 मीटर SUV जो है जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उनमें इससे बड़ी टनल आती है, और बीच वाली सीट थोड़ी ऊपर है। तो बच्चे अगर बैठ रहे हो तो एकदम कंफर्टेबल है, एक बच्चा बैठ जाएगा, 2 एडल्ट बैठ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो बेसिकली सिर्फ 4 जनों को मिलते हैं, चारों पैसेंजर को, और हेडरेस्ट जो है वो भी 4 जनों को मिलते हैं। इधर वाले लोग जो है वो मतलब बीच वाला बंदा जो है उसको जो कहते हैं ना लैब बेल्ट जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये इस तरीके का लैब बेल्ट जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। एक चीज़ और, ये डीलर की कार है तो मैं पन्नियाँ हटा नहीं रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट मिल जाती है, उसमें कप होल्डर नहीं मिलते हैं। जो असली प्रॉब्लम मैं बता रहा था आपको एसी से जुड़ी हुई, ये कि एसी वेंट जो है वो 2 हैं और वो साइड में 2 है, 4 ही एसी वेंट है। पीछे किसी भी तरीके के कोई भी एसी वेंट नहीं दिए गए, बीच में यहाँ ऊपर साइड में पिलर पे आई विश यहाँ बीच में दे दिए जाते, जो कि यहाँ पे भी पर्पस सॉल्व कर देते और पीछे वाले पैसेंजर्स जो है उनका भी पर्पस सॉल्व कर देते। पीछे चलते हैं, बट आगे यहाँ पे क्विकली बताता हूँ कि यहाँ पे एमिनिटीज़ के नाम पे आपको एक वाटर होल्डर और मिलती है, एक थोड़ा सा स्पेस, और ये पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो मिलता है। इनग्रेस एग्रेस ईजी है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो फ्रेम आप रनिंग बोर्ड देख पा रहे हैं, ये चढ़ने में तो है कन्वीनियंट, अगर आप ध्यान दे के उतरें तो उतरने में भी कन्वीनियंट आपके लिए हो सकता है। आ गए हम उस सीट पे जहाँ जिसकी वजह से ये 7 सीटर कहलाई जाती है, और एक्चुअली यहाँ पे 7 पीपल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल बैठते हैं कंपेयर टू वो जो ओरिएंटेशन होता है ना फ्रंट वाला। बट कितना स्पेस है, वेल बंद कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, तो स्पेस ठीक है, शोल्डर वोल्डर भी ज़्यादा नहीं टकराएंगे। हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है किसी भी तरीके का। आप जो सबसे बड़ी कमी जो यहाँ पे वो है कि यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं मिलता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। महिंद्रा को यहाँ सीट बेल्ट देने चाहिए थे, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कैट कितने लोग जो टीओवी चलाते हैं गाँव में वो सीट बेल्ट पहनते हैं, इंडिया में वो अवेयरनेस नहीं है, तो जनता ही डिमांड नहीं कर रही है, तो ब्रांड जो है उसको ऐड करके फिर पैसे ऐड करके क्यों वो चीज़ करे, वो ये रियलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को सीट बेल्ट की डिमांड करनी चाहिए, पहनना चाहिए डिमांड करने के बाद, और उस चीज़ों से जो है थोड़ा सा सेफ्टी यहाँ पे बनी रहेगी। तो ये चीज़ें हैं, स्पेस ठीक ठाक है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास में ये ग्रैब हैंडल भी है, और आपके पास में यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो भी आपको, भाई रिजर्व फ्यूल पे आ गई गाड़ी, फ्यूल डलवाने जाना पड़ेगा। यहाँ पे लाइट जो है वो आप देख ही पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हवा नहीं आ रही है, हालांकि ये जो आप देख पा रहे हैं आप खोल सकते हैं, और अगर आप एसी को चला लें नॉन रीसर्कुलेशन मोड पे और तेज़ कर लें तो थोड़ी बहुत हवा जो है पास ज़रूर हो पाएगी, बट फिर भी यहाँ पे रियर में एसी वेंट दे दी जाए तो काफ़ी बढ़िया चीज़ वो हो सकती थी। चलिए भैया बाहर चलते हैं। यहाँ पे स्टेप है आपके पास में नीचे उतरने के लिए, विच इज़ अ नाइस थिंग, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देती है। बोलेरो नियो, अब देख लेते हैं बोलेरो नियो चला के कैसे लगती है। ये एक्चुअली बंद अंदर से ही होगा, ये मैंने अभी जुगाड़ किया, बंद ही करता हूँ, क्या पता बारिश आ जाए फिर से। बारिश बहुत हो रही है इन दिनों, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, तो अब चला के देखते हैं बोलेरो नियो विथ एमएलडी क्या कुछ है, कैसी चलती है और क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। चलिए ओके जी, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको गाँव की सड़कों पर बताता हूँ कि बोलेरो नियो जो है वो बेसिकली कर क्या सकती है। आपकी रेगुलर सब 4 मीटर जो सेडान्स है वो ये नहीं कर सकती जो मैं अभी कर रहा हूँ। आप बोल दो कि कर सकती है, मैंने ये किया है वो किया है, भैया प्रॉब्लम ये है आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि हम कितने टेढ़े खड़े हैं, और रियलाइज़ हो भी रहा है तो ऑनेस्टली मैं एक्चुअली आपको एमएलडी वाली सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूँ, बट वो यहाँ होगी नहीं। इसका आर्टिकुलेशन भी बाकी जो सब 4 मीटर कार्स हैं उनसे बेटर है, तो ये कई ऑब्स्टिकल से इतने प्यार से निकल जाती है ना, बाय गॉड ये क्या ही बताऊँ मैं आपको। ओके, एमएलडी इंगेज हो गया है, मैं लगा नहीं सोचा। इसका एमएलडी एक्चुअली बहुत फास्ट इंगेज होता है, मैं आपको एक अलग रिकॉर्ड करके बता दूंगा कोशिश करके। ये देखो बहुत ही फास्ट इंगेज हो रहा है, आपको झटका सा फील हो रहा है गाड़ी में। देखो मैं अभी डिसएंगेज हो गया है, मैं डिसएंगेज ही नहीं हो रहा एक्चुअली अभी तक। इसका एमएलडी बहुत फास्ट एंगेज हो रहा है, और मैं आपको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा अलग सिचुएशन में जाके कहीं दिखाऊंगा कि एमएलडी कैसे काम करता है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम जो है चलते हैं, और अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल बहुत बढ़िया, तो मेरे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी गाड़ी जो है कहाँ जा रही है क्या कर रही है। आप सिंपली गड्ढों से जो है बाहर आपकी मर्जी हो वैसे निकालें और मेन रोड पे चढ़ें। छोटे मोटे ये जो गड्ढे आते हैं यहाँ पे आपकी गाड़ी हल्की फुल्की अनस्टेबल हो सकती है, लेकिन किसी भी तरीके का शॉक जो है वो अंदर नहीं बजेगी, और एकदम रगेड और एकदम जो कहते हैं ना कि स्टडी फील जो है आपको गाड़ी से आती है कि भैया सब कुछ झील जाएगी, ऐसी गाड़ी ये है। बेसिकली आप के लिए ये एक मिडिल ग्राउंड है बोलेरो और
आप कह लो कि एक मॉडर्न एसयूवी जैसे XUV 300 है, उनके बीच का आपको कुछ लेना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। बोलेरो जैसी रगडनेस है, थोड़ी सी कम है बोलेरो से ऑब्वियसली, और आपके पास में XUV 300 वगैरह जैसे हाईवेज पे और सिटी में जो स्मूथनेस के साथ चलती है, उस स्मूथनेस का थोड़ा सा पार्ट जो है इसमें है। उतनी स्मूथ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है वो यहाँ पे है। तो ये चीज़ें जो है आपके पास में है। अब बात कर लेते हैं अपनी सिग्नेचर स्टाइल में कि कहाँ क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ जो है वो है विजिबिलिटी की बात करते हैं। विजिबिलिटी वाइज गाड़ी जो है वो डिसेंट है, क्योंकि गाड़ी में आप ऊंचे बैठते हो तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंप्रूव हो जाती है विजिबिलिटी में। जैसे कि आपको आगे जो है बोनेट दिखता है और काफ़ी बढ़िया व्यू जो है, कमांडिंग व्यू जो है वो यहाँ पे दिखता है, और ग्लास एरिया बड़ा है, ORVM बड़ा है। IRVM इसको कुछ खास विजिबिलिटी IRVM से देखो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि 7 सीटर में वैसे भी वो दूर हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा व्हील जो है स्पेयर व्हील वो आ रहा है, प्लस जब बारिश हो जाती है तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो पीछे मिट्टी विट्टी लगती है गाड़ी में, वो जो वाइपर है ये प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाता है। आधी जगह तक ही जो है वो वाइपर पीछे वाला जाता है, आगे वाला सही जाता है, पीछे वाला आधी जगह तक जाता है। तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम IRVM वगैरह वाली विजिबिलिटी से है। उसके अलावा ए पिलर थोड़े से थिक है, बट कोई भी ऐसा खास व्यू ऑब्स्ट्रक्ट वो करते नहीं है, तो उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। फिर बात जो आती है वो ये कि रिवर्स करते टाइम पे आपको सेंसर जरूर मिलते हैं चार, बट पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। वो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे के लगवाना पड़ेगा। अभी तो भाई मतलब जो कहते हैं ना, किसी भी वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट है, MLD वाला वेरिएंट है, N10 ऑप्शन में चला रहा हूँ, उसमें भी आपको नहीं मिलता है। फिर बात आती है अर्गोनॉमिक्स की। अब अर्गोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी डिसेंट है अर्गोनॉमिकली, कोई ऐसा खास वो प्रॉब्लम नहीं है। एकमात्र जो इशू आपको बार बार शायद हो सकता है वो ये विंडोज़ के कंट्रोल है, बट अगर आपको सिर्फ यही गाड़ी आप चलाते हो रेगुलर बेसिस पे तो आपको वो इशू जो है वहाँ ऐसा कुछ फेस नहीं होगा। अर्गोनॉमिकली कुछ कुछ चीज़ें जो है इन तरीके की गाड़ियों में आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि हाँ भैया, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ एकदम परफेक्टली आपके हाथ में बैठ रही है वो चीज़ें। और स्टीयरिंग जो है उसकी भी ग्रिप ऐसे कुछ खास वो आपको अर्गोनॉमिकली अच्छी फील नहीं होगी। और हॉर्न पैड जो है वो भी टाइट है, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। हॉर्न पैड टाइट होना अच्छी बात है। इंडियन जो है हमारी आदत छूट जाएगी हॉर्न बजाने की। देखो मैं यहाँ से ये इतना दबाने पर हॉर्न जो है बजता है, और वो अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से एर्गोनॉमिकली गलत है, बट हमारी हैबिट के हिसाब से वो चीज़ सही हो गई है। बाकी ऐसा कोई मेजर फ्लॉ एर्गोनॉमिकली आप जो है गाड़ी में नहीं निकालेंगे। फिर बात आती है ड्राइवर कंफर्ट कैसा है। तो सीट जो है वो डिसेंटली कंफर्टेबल है, थोड़ी छोटी है। तो आपकी साइज़ अगर बड़ी है, 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा अगर चौड़े बड़े हो तो आपको थोड़ी कम कंफर्टेबल वो लगेगी, बट मतलब डिसेंट कंफर्ट के साथ में वो आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही शॉर्ट जर्नीज पे आप थक उग जाएंगे। सीट का एडजस्टमेंट जो है आगे पीछे ऊपर नीचे वाला वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आपकी हाइट जो है अगर 5 फुट 6 इंच तक की है तब तक तो आपको जो है एकदम टॉप पोजीशन, और 6 फुट से 5 इंच तक की है तो भी आप अपनी परफेक्ट पोजीशन जो है विजिबिलिटी वाइज आगे पीछे सीट जो है ऊपर नीचे करके निकाल लेंगे, कोई इशू आपको वहाँ पे नहीं होगा। एर्गोनॉमिकली एक जो चीज़ बताना भूल गया वो ये, यहाँ जो ये बटन्स दिए गए ये अब यहाँ दिए जा सकते थे यार। ये तो मतलब इट्स अ स्मॉल थिंग टू डू, इनको यहाँ ट्रिप वाली सेटिंग्स इधर कहीं दी जा सकती थी। एनीवे, फिर जो बात आती है वो है मुख्य चीज़, इंजन गियर बॉक्स कैसे काम करते हैं, क्या सब चीज़ें हैं उनकी बात। 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन, 100 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क, काफ़ी बढ़िया टॉर्क फिगर है। महिंद्रा की यूजुअली टॉर्क फिगर बढ़िया ही रहते हैं। और जो पावर बैंड है वो एक्चुअली उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। आपको बेसिकली 1500 RPM के आसपास सब फील होने लग जाता है कि बढ़िया पावर जो है निकल के आ रही है, और एज सुन एज यू टच 4000 RPM आपको रियलाइज होता है उससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। उसके आगे इंजन बस आवाज़ करता है, कुछ खास आगे निकाल के देगा नहीं। इनफैक्ट 4500 जो है उसके बाद में गाड़ी रेड लाइन भी होने लग जाती है और जाता ही नहीं वो इंजन उतना आगे। तो क्या मिलता है, क्या सब चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लच की। क्लच डिसेंट वेट के साथ में अभी है, बट हमने ओवर द टाइम महिंद्रा के क्लचेस को थोड़ा हार्ड होते हुए देखा है, डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें क्लचेस को। तो अभी तो ठीक है वो, अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रही, बट उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा हार्ड धीरे 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 हो जाएगा। फिर बात आती है गियर शिफ्ट। तो गियर शिफ्ट बेसिकली गाड़ी के जो हैं वो थोड़े से लंबे और थोड़े से बीच में ना हल्के फुल्के अटक के निकलने वाले हैं। इट्स नॉट वो एकदम परफेक्टली स्लॉट होते हैं ऐसा कुछ, बट वो रबरी इफेक्ट अभी नहीं है गाड़ी में। गाड़ी ज़्यादा नई है, एकदम ऑलमोस्ट 1700 समथिंग किलोमीटर चली है। मैंने TUV 300 जो है उसमें सेम गियर बॉक्स आता था और सेम इंजन आता था, उसमें जो है मैंने ये चलाया है, ऑलमोस्ट 70,000 समथिंग चली हुई गाड़ी को चलाया, और उसमें वो गियर बॉक्स काफ़ी ऐसे रबड़ी इफेक्ट, रबड़ी नहीं
रबरी इफेक्ट जो है वो देता है, एकदम ऐसा लगता है इलास्टिक सा है, थोड़ा खींच के आगे लगाना पड़ेगा, वैसा इफेक्ट जो है वहाँ पे आने लग जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ है, इनिशियली तो आपको जो है इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। AMT यूनिट आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता है, पहले एक AMT यूनिट भी आता था, रिमेंबर TUV में आता था एक AMT यूनिट, हालांकि वो अब ऑफर जो है नहीं किया जाता है। उसके बाद में इंजन कैसा है? वेल इंजन जैसे मैंने बताया कि इतना ज़्यादा बड़ा ड्राइव बैंड है नहीं, बट स्टिल आप जो है अच्छा खासा टॉर्क होने की वजह से काफ़ी ड्राइवेबल है। इट्स जस्ट कि आपको अपने गियर में रहना पड़ता है, हर बार आपको परफेक्ट गियर में रहना पड़ेगा, तभी वो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगा। अच्छा बेट ये है कि आप जैसे ही 2000 RPM के आसपास पहुँचो, आप अपशिफ्ट जो है वो कर दो गाड़ी को, और मैंने एक्चुअली डाउन शिफ्ट कर दिया। आप गाड़ी को अपशिफ्ट जो कर दो है, और हमेशा 1500 लेके 2200 RPM के बीच में रहने की कोशिश करो, वो आपके लिए परफेक्ट स्पॉट होगा, और वहीं पे आपको जो है अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती जाएगी। गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है उसकी बात करते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आप ये मान लो शहर में आपको 12 to 13 दे देगी अगर आप सही गियर चेंजेस वगैरह करते हो तो, और हाईवेज पे आप सही गियर चेंज वगैरह का मैनेज कर लेते हो, 16 तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर ये गाड़ी आपको दे देगी। बस यही है कि आपको फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्ट वगैरह जो है वो करने पड़ते हैं। रियर व्हील ड्राइव है, और रियर व्हील ड्राइव होने के कई फ़ायदे भी हैं, थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, बट कई तरीके के फ़ायदे भी हैं रियर व्हील ड्राइव होने के। गांव जैसे कैसे भी गड्ढे हैं वास्ते हैं, वहाँ से निकल जाती है। आप पहले ये हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन जो है MLD का देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ओके सो अभी MLD इंगेज नहीं हुआ है, हमने काफ़ी ट्राई की, इसका MLD बहुत जल्दी इंगेज होता है, पता नहीं 100 RPM की डिफरेंस है, पहले इंगेज हो रहा है क्या। हल्का सा एक्सीलरेटर दूंगा मैं और इंगेज हो जाएगा। अभी देखो सारी पावर जो है बेसिकली 2 व्हील में जानी चाहिए, उधर और इधर वाले, बट सारी इसमें जा रही है क्योंकि उस पर ट्रैक्शन है, इस पर ट्रैक्शन नहीं है। हल्का सा एक्सीलरेटर टैप करूँगा मैं, और यहाँ पे जो है MLD इंगेज हो गया। आई बिलीव ये टायर तो पूरा हवा में आ गया होगा, तो आपको अब ज़्यादा पता चलेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, अगर मैं पीछे रिवर्स नहीं लूँगा तो MLD डिसंगेज नहीं होगा, इंगेज हुआ रहेगा, और गाड़ी आगे ही मूव करेगी, दोनों टायर एक ही साथ मूव करेंगे। ये अब गाड़ी आगे ही मूव करेगी। क्या अभी भी है हवा में टायर? अब मैं रिवर्स ले रहा हूँ, और रिवर्स में देखिएगा आप MLD डिसंगेज हो जाएगा, ये डिसंगेज होके पीछे की ओर एंगेज हो गया है, तो दोनों टायर अब फिर से एक साथ। अगर ये MLD नहीं होता यहाँ पे तो एक टायर में सारी पावर जाती रहती है, और गाड़ी जो है बेसिकली 2 व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाती, सिर्फ 1 व्हील ड्राइव बन जाती। फ्रंट व्हील ड्राइव में ऑप्शन नहीं होता है, रियर व्हील ड्राइव में यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी में दिया था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा केपेबल हो जाती है। तो MLD का डेमोन्स्ट्रेशन तो है, आपने देख लिया अभी कि क्या कैसी चीज़ है MLD, और अब मैं आपको बता दूं थोड़ा कि राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है गाड़ी की, उसके बाद हम वापस लौटेंगे कि भैया कितनी जो कहते हैं ना नॉन MLD वाली गाड़ियाँ वो कितनी केपेबल रहेगी। वेल राइड क्वालिटी ऐसी है गाड़ी की कि जो हमारी आज मॉडर्न डे की हैचबैक्स वगैरह है वो डेफिनेटली ज़्यादा प्लांटेड और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। ये छोटे मोटे गड्ढे जो अभी आप देख पा रहे हैं, तो इन पे तो वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगी कि भैया मेरी स्विफ्ट बेटर चल रही है, मेरी XUV300 बेटर चल रही है, ये सब आप कहेंगे। बट एज सुन एज यू गो ऑफ द रोड, मतलब रोड ख़त्म हो जाती है या कोई बड़ा गड्ढा उसमें से आ जाता है, तो उसके बाद में राइड क्वालिटी वगैरह जो है कमाल की, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया उन गड्ढों को झेलते हैं। हल्का फुल्का मतलब ऑफ द रोड जाना या बिना बड़े बड़े गड्ढे जो है उन सबको, अब जैसे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कहीं भी ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई खास जो है गाड़ी को धीरे करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी जो है वो गड्ढे वड्ढे सब झेल लेती है इजीली, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। हैंडलिंग वैंडलिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब बेसिकली स्टीयरिंग जो है आप जिधर घुमाओ उधर चला जाता है, बट ऐसा कोई प्रिसाइजनेस उस चीज़ में नहीं है, और वो एक्सपेक्ट करना अच्छी चीज़ भी नहीं है। वी वर सरप्राइज जब महिंद्रा XUV300 हमने चलाई थी, उसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया थी, जो बैलेंस है उसका सस्पेंशन का वो बहुत बढ़िया था, वो सब चीज़ें बढ़िया थी। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे बस आपको स्टीयरिंग आपने बताई हुई जगह जाएगा। इनफैक्ट स्टीयरिंग हार्ड भी है लो स्पीड पे, तो प्रॉब्ली अभी मैं आपको अभी एक यूटर्न लूँगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि स्टीयरिंग मेरे को थोड़ा सा हार्ड पड़ता है ऐसे यूटर्न मारने में। तो कोई फीमेल वगैरह चला रही है तो उनको थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगी, उनको थोड़ा और कम पसंद जो है ये आएगा। अभी तक तो ठीक है मैं मोड़ लूँ, बट जैसे ही गाड़ी रुक गई उसके बाद स्टीयरिंग जो है उसको मोड़ने में अपनी एक ताकत लगती है, और ये थोड़ी सी इशू है। गियर बॉक्स कभी कभी रिवर्स गियर में जाने से जो है वो कर देता है। आपको पार्किंग सेंसर्स बताते हैं स्टॉप ये वो इतने सेंटीमीटर बाद में, बट कैमरा ही जो है ज़्यादा हेल्प कर पाता है। बिकॉज अगर आप देखो RV में तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को कि पीछे क्या है, बट पीछे झाड़ियाँ वगैरह जो है वो है। अब मैं आपको थोड़ा सा
MLD जो है, नॉन MLD जो है, वो क्या कर पाता क्या नहीं कर पाता, वो हल्का सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये चढ़ाई बढ़ गई यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे चढ़ जाऊँगा, नॉन MLD गाड़ी जो है वो भी यहाँ पे चढ़ जाती और ईजिली चढ़ पाती, कोई भी इशू उनको भी नहीं होता। बट एज सुन एज यू गो, जैसे ये यहाँ पे गड्ढा है, अब मैं अगर इस गड्ढे से गाड़ी को निकालना चाहूँ, मैं हल्का सा रोल डाउन यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं अगर इस गड्ढे से गाड़ी निकालना चाहूँ तो नॉन MLD कहीं ना कहीं अटक जाती है और फिर एक ही व्हील में सारी पावर जाने लग जाती। सेम थिंग होती है आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी के साथ में, अनलेस कोई बहुत ही छोटी 800 है, मोमेंटम के साथ में आप निकाल लेते हैं, बट जैसे ही आपकी गाड़ी रुकती है फिर वहाँ प्रॉब्लम होने लग जाती है। ओके, अभी मेरा MLD, एक तो इस गाड़ी का MLD इतना जल्दी एंगेज होता है ना, ऑलरेडी मैं हल्का सा गड्ढे में फंसा था, एक ही टायर थोड़ा सा मूव हुआ और MLD जो है वो एंगेज हो गया है। अब देखो, मैं गाड़ी मेरी बाहर निकल गई है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी नहीं निकली है, बट मुझे जितनी निकालनी थी उतनी निकल गई। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सिचुएशन रही होगी। अभी क्या है, पूरी गाड़ी जो है उसका वजन पीछे की ओर आ जाता है और आप देख पा रहे हो कितना व्हील स्पिन यहाँ पे हुआ है। सिर्फ यही व्हील स्पिन होते रहता अगर MLD नहीं होता तो, बिकॉज उस वाले टायर पे बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है और वो देखो काफ़ी गड्ढे में चला गया, लेकिन MLD एंगेज हो गया और दोनों टायर एक साथ ही घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो अगर ये वाला एक रोटेशन करेगा इधर वाला, तो इधर वाला भी साथ साथ एक रोटेशन करेगा। तो इस सिचुएशन की वजह से क्या हो रहा है, गाड़ी लगातार जो है आगे बढ़ती जा रही है और अगर MLD नहीं होता तो हम यहाँ फंस जाते। तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो जाती है मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल की वजह से गाड़ी, और ये होना एक एडिड चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, आप लगवाते हो, तो फिर तो 60-70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाते हैं रियर व्हील ड्राइव्स में। लेकिन अगर कंपनी साथ में देती है तो उनको इतना महंगा नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्ली महिंद्रा को हर एक वेरिएंट में जो है ऑप्शन देना चाहिए, N6, N8, N10 सब में जो है एज एन ऑप्शन वो देना चाहिए। चलिए, ये इमरजेंसी ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन जो है, इंजन स्टार्ट स्टॉप, उसकी वजह से हुआ है। अब मैं गाड़ी चाहूँ तो आगे से भी निकाल सकता हूँ, रियर से मतलब पीछे तो बहुत ही इजीली निकल जाएगी, बट आगे से निकालना इज अ चैलेंज, बट विल ट्राई। 4x4 होते तो मक्खन की तरह निकल जाती, लेकिन अभी हमारे पास 2 ही व्हील्स काम कर रहे हैं, ये देखो। और जो इतना जोर लगा है, रियर में कैसे निकलती वो भी दिखाता हूँ आपको। हम सेम जगह पे आके फंसे, ठीक है, रियर MLD एंगेज हो गया रियर में जाते जाते। ओके, रियर में तो भैया प्यार से निकल जाती है गाड़ी, देखो कितनी प्यार से निकली। अब हाँ, एक चलो सिचुएशन जब हो ही गई है तो मैं एक और बता देता हूँ आपको। इतना आई एम श्योर आप लोगों को भी ऑफ रोडिंग वगैरह जो है उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पे सीन क्या है, गाड़ी को पूरी गाड़ी खींचनी है, रियर व्हील ड्राइव कार है, रियर में वजन कम होता है और फ्रंट में वेट ज़्यादा है, इंजन सब आगे होता है। इनफैक्ट ड्राइवर और पैसेंजर जो अभी बैठे हैं वो भी आगे बैठते हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे निकलना मुश्किल होगा, हल्का सा मोमेंटम बना के जरूरत होती। 4x4 होती तो निकल जाती, दोनों व्हील MLD सब एंगेज हो जाएगा, फिर भी हल्का सा मिट्टी आगे आती रहेगी, गाड़ी आगे नहीं आएगी। वी विल ट्राई, हल्का सा मोमेंटम बनाऊंगा मैं, हल्का सा आगे जाके, इतना नहीं बनाऊंगा कि गाड़ी को ज़्यादा हेल्प मिल जाए, बट विल ट्राई। ओके, एक बार की मैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो गाड़ी नहीं निकलेगी, अब MLD सब एंगेज हो गया है, लेकिन क्योंकि जो है सारा वेट आगे आ जाता है तो इस सिचुएशन में जो है यहाँ पे हमें आगे ही जाना पड़ेगा। ये जो है हम आराम से निकल गए हैं, थोड़ी सी भीड़ें आ गई हैं हमारे यहाँ पे। तो जी ये MLD और नॉन MLD जो है उसका फ़र्क है, कितना काम जो है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल आता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ड्रिफ्ट जैसी ज़्यादा चीज़ आप ट्राई मत करिए, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, सस्पेंशन जो है इनका ट्रैवल ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा ड्रिफ्टिंग या डोनट्स वोनट्स मत बनाइएगा इन गाड़ियों से, वो थोड़ा सा काफ़ी लोड कई तरीके की पार्ट्स पे डाल ही देता है। रही सही बात, हम कर देते हैं ब्रेक्स की, और ब्रेक्स हम इस रोड पे टेस्ट करते हैं, थोड़ी सी खाली रोड है हमारे लिए। ये रोड उतनी आइडल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ग्रेवल्स और ऐसी चीज़ें हैं, तो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट स्टिल हम जज कर पाएंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। यहाँ लगाते हैं हम, एक बार और ट्राई करते हैं इस वाली रोड पे। इमरजेंसी सिग्नल नहीं आता है इसमें, जो मेरे को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बार हम 90 पे ट्राई करते हैं, पहले हमने 70 पे ट्राई किया शायद, और ये 90।
मैंने स्टीयरिंग छोड़ा है, जानबूझकर मैंने स्टीयरिंग छोड़ा है। कोई भी इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल वगैरह जो है वो गाड़ी में नहीं आते हैं, और स्टीयरिंग मैंने जानबूझकर इसलिए छोड़ा है बेसिकली क्योंकि क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बेटर अंदाज़ा उससे लग जाएगा कि गाड़ी टर्न इधर उधर होती क्या, इतनी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती, ऑलमोस्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में लगते हैं। ब्रेकिंग इज़ गुड, हालांकि फ्रंट 2 ही डिस्क आती हैं और नो डाउट SUV है तो उस लिहाज से थोड़ा रुकने में टाइम लगता है, बट स्टिल आई बिलीव ब्रेकिंग इज़ गुड। थोड़ा सा स्पॉन्जी है, तो वो जो फीडबैक है कि आप जब स्लो स्पीड पे हल्का फुल्का ब्रेक लगा रहे हैं तो वो स्पॉन्जीनेस ब्रेक में जो है वो ऐसे आती रहती है, ऐसे दबाव, और आपको पता नहीं चलता है किस टाइम कितना लग रहा है। वो हल्की फुल्की स्लो स्पीड पे आएगी, बट ऐसा कुछ भी इमरजेंसी में जो है अगर आपको ब्रेक लगाना हो तो वहाँ पे जो है कोई भी ऐसी समस्या जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है। ओके, तो ये सब कुछ है महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में मेरे इंप्रेशंस। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, अच्छी होगी बुरी होगी, क्या सब चीज़ें हैं वो। मेरा मानना ये है कि अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए, एक तो देखो सब 4 मीटर ये इस वजह से नहीं है कि उस सेगमेंट में कोई डिमांड है, वो टैक्सेस की वजह से है। तो अगर किसी को 10 लाख के आसपास में एक ऐसी गाड़ी चाहिए, 10 लाख के आसपास में, जो कि रगेड हो, जो कि गाँव के रास्तों में अब्यूज़ झेल सके, ख़राब सड़कें झेल सके, एट द सेम टाइम आप हाईवेज़ पे भी फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, वहाँ पे भी झेल सके, तो आप ये ले सकते हैं बोलेरो की जगह। बोलेरो क्या होता है कि शहर पे हाईवेज़ पे जब ले जाते हो तब आपको थोड़ा सा फील होता है कि यार उसके लायक बनी नहीं है, लेकिन रफ रोड पे तो कमाल चीज़ है वो। हालांकि ये बोलेरो जितनी रगेड नहीं है, बट स्टिल आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें ये करके दे देगी। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं मोस्टली ऑन सिटी और हाईवे का होता है, तो मेरे पास ज़्यादा रीज़न नहीं है आपको ये रिकमेंड करने के। आप फिर महिंद्रा की XUV300 देख सकते हो। यहाँ पे आपको बोलेरो नियो जो है वो रगेडनेस प्लस आपको स्टिल थोड़ा सा हाईवेज वगैरह जो है उसके बीच का कॉम्बिनेशन एक मिलता है। 7 सीटर है ज़रूर, बट जैसा कि मैंने बताया रियर सीट्स आर नॉट सेफ। बाद में कभी सीट बेल्ट ऐड कर दिया जाए तो भी पता नहीं कितना क्या वो कुछ ऐड करेगा, बट स्टिल बैठ सकते हैं लोग वहाँ पे, और आप अपने ओकेशनल जो गांव टू गांव रन होते हैं उसमें ज़रूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। MLD जो ऐड किया गया है सिर्फ टॉप एंड में है अभी तक। मेरे ख्याल से महिंद्रा को हर एक वेरिएंट में देना चाहिए एज एन ऑप्शन। वो MLD जो है वो आपको काम आएगा कुछ कुछ जगहों पे। लेट्स से जैसे कि आप कहीं गाँवों के रस्तों में जा रहे हो और पानी वानी कुछ हो गया है किसी सीज़न में, तो वहाँ पे ज़रूर वो थोड़ा हेल्प कर देगा आपको, कि बहुत ज़्यादा मिट्टी या रॉक्स कहीं आ रहे हैं तो उस जगह ज़रूर आपको हेल्प कर देगा। और वो एक एडेड एडवांटेज है। मेरा ये कहना है कि अगर आप खरीदो तो MLD वाला वेरिएंट ही खरीदना, क्योंकि एक बार की 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आप पे करोगे, बट वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक काम आता रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ में से छूट गई हो तो। बाकी अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।